मैं सैटरडे की सोचा था, सैटरडे में 4:15 बजे। टाइम टेबल बना तो है आपका, उसमें लिखा हुआ नहीं 9th का? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको कन्वीनियंट लगे। सर लोग हमारा, हाँ मेरा तो बना हुआ है। बंद करो। वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए कल हम लोग 2 केस डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैंने सिंपल स्प्रिंग के साथ अगर ब्लॉक लगा हुआ है, अगर उस वाले पॉइंट को मैंने रिलीज किया तो एफएसपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो रिलीज करने से पहले एफएसपी की वैल्यू थी, रिलीज करने के जस्ट बाद भी वही रहेगी। लेकिन अगर मैंने उस वाले पार्ट को रिलीज किया जहां पे कोई ब्लॉक नहीं लगा हुआ था, तो वहां पे एफएसपी की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखें तो मैंने कहा कि एक ये सिस्टम है, इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक, इसको अगर मैं कट कर दूंगा, इसको मान लीजिए ए है, ये बी है। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी। सबसे पहले कट करने से पहले देखिए एलरेडी ड्रॉ कीजिए कट करने से पहले, उसके बाद कट करने के बाद देखिए क्या होगा। ये कीजिए सर, ये तो आ रहा है, ठीक है। पहले बोला एलबीडी बनाइए, हिंट देता रहा हूँ, कट करने से पहले एलबीडी तो बनाइए, बिना एलबीडी के हवा में बात मत कीजिए। देखिए यहाँ पे तो ये वही केस हो गया ना कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ये बी ब्लॉक लगा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैं पकड़ के रखा हूँ, नीचे बी मास लगा हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको पकड़ के होल्ड करके रखा हुआ है। उसके मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया, मैंने इसका मतलब मैंने इसको रिलीज कर दिया।
ठीक है, रिलीज करूंगा तो स्प्रिंग तो मास के साथ अटैच है ना, तो यहाँ पे एफएसपी की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो कट करने से पहले एफबीडी देखिए और कट करने के बाद एफबीडी देखिए। एफबीडी से आपको पता चलेगा कि क्या चीज होने वाली है। कट करने से पहले एफबीडी की बात करूं तो नीचे फोर्स लग रहा है 2 mg। इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? टेंशन, और टेंशन की वैल्यू क्या होगी? 2 mg की इक्वल। यहाँ पे भी टेंशन होगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, ऊपर की तरफ एफएसपी लगेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? mg प्लस 2 mg, 3 mg। ये तो कट करने से पहले की बात है। आफ्टर कटिंग, आफ्टर कट, जब मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन की वैल्यू तुरंत जीरो हो जाएगी। रस्सी है ही नहीं तो टेंशन किस बात? ठीक है, मैंने रस्सी को ही कट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, अगर टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप देखिए 2m मास को, 2m मास को अगर मैं देखूं बी ब्लॉक, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? 2 mg। ऊपर फोर्स कितना था? टेंशन, टेंशन तो है ही नहीं, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, एक्सीलरेशन b मान लीजिए, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इसका मतलब ये एक्सीलरेशन कितना आ गया? g के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग की इस वाले ब्लॉक की बात करूं, ए ब्लॉक की, ए ब्लॉक में देखें तो ये m मास है, नीचे की तरफ फोर्स कितना है? mg प्लस t तो है ही नहीं अब, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ mg लगेगा, और ऊपर कितना लग रहा होगा? 3 mg। ठीक है, ऊपर 3 mg लग रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा एक्सीलरेशन a से, तो मैंने कहा कि नेट एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स। ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? 3 mg माइनस mg, 2 mg डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है? m। ठीक है, ठीक है, बिना एफबीडी के नहीं, एफबीडी बनाने के लिए यहाँ तक नहीं सोचा था। ये एफबीडी हमेशा नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैंने कट कर दिया, ए बी सी, एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड एक्सीलरेशन ऑफ
देखिए कट करने से पहले नीचे कितना लग रहा होगा mg, यहाँ पे होगी mg के इक्वल, सर यहाँ पे भी हाँ सर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन 0 आएगा क्या? देखते हैं, पता नहीं, वैसे 0 तो नहीं आना चाहिए। ठीक है। इधर नीचे कितना लगेगा 2mg, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन, टेंशन किसके इक्वल होगा 2mg प्लस एफएसपी मतलब कि 3mg, यहाँ पे टेंशन थी, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर एफएसपी, एफएसपी की वैल्यू कितनी होगी 4mg। ठीक है, अब जब मैंने कट कर दिया, आफ्टर कट P की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, टेंशन 0 हो गया। अब हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल देखें, अगर मैं ए ब्लॉक के बारे में बात करूं तो ए वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 4mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ mg लगेगा, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a will be equal to 4mg minus mg, 3mg divided by m। आगे समझे? अगर उसी तरीके से बी ब्लॉक को देखो, बी ब्लॉक पे देखें 2m मास, नीचे की तरफ फोर्स 2mg और एक एफएसपी मतलब कि 3mg, और ऊपर टेंशन तो 0 है, तो नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन 3mg डिवाइडेड बाय 2m, ये कितना आ जाएगा 3/2 into g। अगर हम लोग सी वाले पे जाएं, सी वाले पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका mg, तो नेट एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा 0। आगे समझे? सब उसी इंस्टेंट पे हो गए ना ये सारे एक्सेलरेशन। उस इंस्टेंट के बारे में सर हम्म, सर अगर ये बी से सी वाला हमने कट किया होता। अभी करूंगा। नहीं सर एक्चुअली मैंने वही कर दिया है इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ क्या किया? तो सर क्या ए 0 आएगा तब? नहीं, ठीक है सर। पर क्यों सर? अभी वही वही कट करूंगा, अभी कट करने वाला हूं। नोट कर लिया? मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, या नीचे वाले को कट कर दिया, कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक, मान लीजिए मैंने इस वाले स्प्रिंग को कट कर दिया, तो स्प्रिंग को कट करने से पहले एलबीडी पे अगर मैं ध्यान दूं, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ एफएसपी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी mg के इक्वल, नीचे लगेगा एफएसपी और इधर लग रहा है 2mg, तो ऊपर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 3mg, यहाँ पे टेंशन t और नीचे mg, और ऊपर की तरफ एफएसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4mg। ठीक है, अब इस वाले केस में देखिए मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया, अगर मैं स्प्रिंग को कट कर दूंगा तो एफएसपी की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी 0, मैंने स्प्रिंग को ही कट कर दिया है। अगर स्प्रिंग को कट करते ही इस वाले केस में एफएसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखिए ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ए और बी क्या है आपके स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर ए और बी ब्लॉक अगर आपके स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग एक सिस्टम मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि रस्सी हमेशा टाइट है, दो ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए हैं। ठीक,
अगर दोनों ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए हैं तो ए और बी को मैं एज ए सिस्टम मानूंगा, ठीक है। तो ए और बी को आपने एज ए सिस्टम माना, एम और ये 2m, ए और बी एक आपके क्या है, सिस्टम है क्योंकि रस्सी से जुड़ा हुआ। अगर इसमें इफ टेंशन इज 0, अगर टेंशन की वैल्यू 0 है, अगर टेंशन की वैल्यू 0 है तो ये तो फ्री फॉल होगा, रस्सी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर टेंशन की वैल्यू 0 है तो इससे कोई मतलब है रस्सी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई तो अगर टेंशन की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो फ्री फॉल करेगा दोनों के दोनों। अगर दोनों के दोनों फ्री फॉल करेंगे तो इसका मतलब ए और बी का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, जी के इक्वल, अगर टेंशन 0 है, ठीक है। लेकिन अगर टेंशन की वैल्यू 0 नहीं है, अगर टेंशन की वैल्यू 0 नहीं है तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम ही लग रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है 2mg और इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है mg, तो पूरे सिस्टम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 3mg, इधर 2mg और एक एफएसपी, एफएसपी भी तो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए एफएसपी भी है ना 2m ब्लॉक पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2mg प्लस एफएसपी, मतलब कि ये तो 3mg हो गया। पूरे सिस्टम को एक साथ देखिए, पूरा सिस्टम नीचे क्यों मूव करेगा, mg प्लस 2mg प्लस mg के कारण। पूरे को एक पॉइंट मान लीजिए, पूरे को अगर आपने एक पॉइंट मान लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg प्लस 2mg प्लस एफएसपी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए, अगर स्ट्रिंग से जुड़े रहे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आगे सुन में, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर स्लाइड करूंगा। और जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि स्ट्रिंग आपकी ढीली पड़ गई है, तब तक हम लोग टेंशन को 0 नहीं मानेंगे। स्टार्टिंग में हमेशा बताया मैंने कि जब भी स्ट्रिंग होगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट है, ठीक। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो टेंशन 0 नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि स्प्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग आपकी ढीली पड़ गई, तब टेंशन 0 लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग इसी केस को फॉलो करेंगे। कॉन्सेप्ट लिखिए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नोट मत कीजिएगा। ऐसे किसी भी केस में अगर दो ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उसको एज अ सिस्टम लेंगे, और एज अ सिस्टम लेंगे तो टेंशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 कर दोनों का एक्सीलरेशन सेम मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। अलग अलग दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते तो किस स्ट्रिंग से जुड़े हुए। नोट कर लिया यहाँ तक। आप देखिए एक्सीलरेशन ए और बी का आ गया आपके पास। अगर मेरे से पूछा जाए कि टेंशन की वैल्यू क्या है, अगर मेरे को टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो किसी का भी एलबीडी, मैं इसी का एलबीडी देख रहा हूँ, अगर इसके एलबीडी में देखूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है 2mg प्लस mg 3mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितना है टेंशन, तो 3mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, निकालिए t की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सीलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग।
mg/3 mg/3। अब सी वाले पे आ जाइए। अगर मैं सी वाले को देखूं तो सी वाले पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg। एफएसपी तो जीरो नहीं हुआ होगा तो ऊपर भी mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? अब नीचे वाले स्प्रिंग को भी कर। हाँ बोलिए। सर यहाँ 0 इंस्टेंट पे है ना? उस इंस्टेंट की बात करें जिस समय कट किया, बाद में तो ये सिंपल ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे टांजेंट स्टेट है, हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होगी। चलिए क्वेश्चन कीजिए। इसको कट कर दिया तो आपको टेंशन निकालना है और ए बी सी का एक्सेलरेशन निकालना है। टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। ऊपर वाला एक्सेलरेट करेगा, कीजिए कीजिए। ऊपर वाले का 3g/2 है। बस, और इन दोनों को जीरो। गलत है। इतनी जल्दीबाजी की मैं वीडियो बना काम बना देंगे। 2g mg और स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ तो एयर सिस्टम काम करेगा। एक्सेलरेशन ए और बी का है 3/4g। और टेंशन है 3mg। टेंशन ही निकला हुआ, मैंने टेंशन निकाल दी। हो जाएगा या करूं? मैं वीडियो बना देता हूँ बस। नीचे mg लग रहा है,
ऊपर एफएसपी की वैल्यू कितनी है, mg के इक्वल, नीचे एफएसपी लग रहा है, नीचे 2 mg लग रहा है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, इसको कट कर दिया, कट करने के बाद ये वाला टेंशन तो जीरो हो गया, ठीक है। इसको एज अ सिस्टम लेंगे आप सर। फिर इसको एज अ सिस्टम ले रहा हूँ तो ये 2m ब्लॉक और ये आपका 2m ब्लॉक, ठीक है। नीचे इसको कौन ले जा रहा है, 3mg ले जा रहा है इसको नीचे, तो नीचे की तरफ इसको फोर्स लग रहा है 3mg, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ e इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाय टोटल मास। सर टेंशन 3 mg/2 आ रहा है। एक मिनट, अच्छा, तो न्यू वाले बच्चे को आपका पढ़ा हुआ है। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर। अरे मैं ही से बता रही हूँ, मैं टॉयलेट रोक सकता है ये उस चक्कर में। ये 4 दिन पे क्लासेस है और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं आपका, ये ये तो आई ये अच्छा इसको छोड़ दीजिए, बस ये है इसको छोड़, ये इसके साथ भी बैठे हैं और ये अलग से ले रहा हूं। और पुराने बच्चों की 2 ही दिन क्लासेस दी थी कभी, तो उनके 4 घंटे की क्लास। अच्छा हाँ, यहाँ से क्लियर है सबको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सी वाले ब्लॉक की, तो सी पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ mg लग रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 0। अगर मेरे को यहाँ पे टेंशन के बारे में बात करना है तो मैंने कहा कि टेंशन ऊपर की तरफ ये है और नीचे की तरफ इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितना था 3mg। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से निकाल लीजिए टेंशन की वैल्यू, क्लियर है। 3 mg/2। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पता है ना, सीरीज में अगर हम लोग स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो k इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में करते हैं तो क्या होता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ये पता है ना, मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, फिर मत बोलिएगा मैंने नहीं करवाया। लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिखिए ताकि एक कॉपी में रहे सब सिस्टमैटिक वे से। यहाँ ये सब चीजें थी, मैं करवा नहीं रहा हूँ। इशिता वीडियो ऑन कर लीजिए। इशिता स्यूडो फोर्स पढ़ा आपने? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले स्यूडो फोर्स के बारे में बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन, उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्यूडो फोर्स आपको वैसे पता नहीं है। देखिए रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, सिंपल ऑब्जर्वर। हमारे पास 2 रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ, अगर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है तो उसको मैं क्या कहूंगा, इनर्शियल फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको मैं क्या कहूंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, ठीक, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया
कि जब अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था तो हमें न्यूटन्स लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन्स लॉ से हमारा निकला था, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, जब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर रहे थे उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लूं, समझ जाइए कि न्यूटन सेकंड लॉ आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ठीक, कभी फुर्सत होगी तो बीच में एक बार टाइम लेके बता दूंगा अलग से। ठीक है, इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आता। बस ये जानिए कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई कर सकें। ये एक लाइन लिख लीजिए कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, अब देखिए स्यूडो फोर्स होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ये रखा हुआ यहाँ। ठीक, एक ऑब्जर्वर है जो कि इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है a एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इस मास को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये इस मास को देखेगा तो इसको लगेगा कि इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, एक आपका वर्चुअल फोर्स, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने का। स्यूडो नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। ठीक, ये स्यूडो फोर्स क्या है, एक वर्चुअल फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। तो अगर ये ऑब्जर्वर इस वाले मास को देखेगा तो उसको लगेगा कि इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो स्यूडो फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा स्यूडो फोर्स का, ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। दूसरा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है और एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। नोट कर लीजिए, 2-3 सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी को आने चाहिए। ट्राई कीजिए। एक वेज है, इसको ऊपर आपने m मास को रखा है और मैं क्या कर रहा हूं, वेज पे राइट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं। तो ये वेज मूव करेगा, लेकिन मेरे को फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ताकि जो स्मॉल ब्लॉक m है वो वेज के रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट पोजीशन पे, वो मूव ना करे। ठीक,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये दोनों तो एक सिस्टम है ना, अगर मूव करेंगे तो सब एक साथ ही मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये सब एक साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसका कॉमन एक्सीलरेशन a है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक, अब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, वो वेज पे बैठ गया। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर वेज पे बैठ गया और मैं देख रहा हूँ कि मेरे इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं तो सिर्फ ब्लॉक को देखूंगा। मैं ब्लॉक को देख रहा हूँ तो मेरे को इसकी पोजीशन हमेशा यही नजर आ रही है, मैं और कहीं नहीं देख रहा। ठीक, तो ऑब्जर्वर वेज पे ही बैठा हुआ है और इस वाले ब्लॉक को देख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये वाला ब्लॉक तो मेरे रेस्पेक्ट में इसी पोजीशन पे है, तभी तो रेस्ट पे होगा। ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा हुआ उसको क्या नजर आएगा कि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, मैं वेज पे बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो ये जो वेज है वो तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वर होगा वो कैसा ऑब्जर्वर होगा, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, ये कैसा ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ना। ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है ना, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए है, तो ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया, नॉन इनर्शियल। अगर ये चीजों को ऑब्जर्व करेगा, ये किसको ऑब्जर्व कर रहा है, एम ब्लॉक, तो इसको क्या लगेगा कि इस पे एक सूडो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इधर की तरफ तो फोर्स लगी जाता है mg sin थीटा, नीचे ये था, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना था, थीटा। ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ma का ये कंपोनेंट कितना होगा, ma के ये वाला कंपोनेंट ma sin 90 माइनस थीटा, दैट मींस cos थीटा। अगर इस वाले ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, इसका मतलब ma cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई g tan थीटा। a की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। और शीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सूडो से रिलेटेड। Find f so that m1 is at rest जो m1 मास है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट के पोजीशन पे। तो आपको f की वैल्यू निकालनी। हिंट दे देता हूँ, ऑब्जर्वर को कहाँ मान लीजिएगा, व्हीकल पे बैठा हुआ है।
वो M1 को देखेगा तो उसको वो वहीं पे नजर आएगा। ये तीनों तो एक साथ ही मूव कर रहा हूँ ना राइट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन निकालिए, एफबीडी बनाइए, आंसर आ गया। फोर्स को इक्वल कर दीजिएगा अगर रेस्ट पे रहना है। ये कर ही लीजिए, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं। आगे समझ में देखिए, सॉल्व कर दिया है। M1 मास पे सूडो कहाँ लग रहा होगा? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और M2 मास को भी रेस्ट पे रहना पड़ेगा, इसका मतलब इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? Mg को, टेंशन। और टेंशन स्ट्रिंग में सेम होता है, तो M1 मास पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है M1A, और राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है टेंशन। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तभी M1 मास आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। दोनों के इक्वेट कीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां पे पुट कीजिए, फोर्स आ जाएगा। अनुष्का क्लियर है? नोट कर लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ध्यान से समझेंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए, अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक। मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसी रेस्ट पे रखा हुआ जमीन पे, आप तो अगर रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा इसका एलबीडी बनाया, और मैंने कहा कि नीचे mg है और ऊपर की तरफ नॉर्मल है, तो n इसको बैलेंस कर रहा था mg को, रेस्ट पोजीशन पे है। सेकंड केस लिया, मैंने कहा कि ब्लॉक अभी भी रेस्ट पोजीशन पे ही है, लेकिन इस केस में मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। हो सकता है एक बड़ा सा बॉक्स आपके सामने रखा हो, आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, लेकिन बॉक्स अभी आपका मूव नहीं किया। होता है ना ऐसा, मेरे को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बॉक्स को मूव करने के लिए। तो मैं तो उस केस के बारे में बात कर रहा हूं जब मैं बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ब्लॉक अभी भी आपका क्या है? रेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से एफबीडी ड्रॉ करूं तो नीचे की तरफ तो mg लग रहा है और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा था क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपने राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी कोई फोर्स होना चाहिए। अगर इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं मिला तो ये तो मूव कर जाएगा, ठीक। तो अब ये सोचा गया कि ये तो पहले एक्सपेरिमेंट, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद फिर सोचा जाता है कि हो क्या रहा है। कि यहाँ पे जब मैंने फोर्स प्रोवाइड किया तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो मेरे फिजिक्स यही कहती है कि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब कि इसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, लेकिन अपोज करने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट, इसके अलावा कोई नहीं है जो इसको फोर्स प्रोवाइड कर दे। तो मैंने सिंपल मान लिया कि F के अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक फोर्स दिखा दिया जो कि F को बैलेंस कर रहा होगा, तभी आपका ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपने फोर्स देखा है, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, इसी को एक नया नाम दिया गया फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका जो नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अलोंग द सरफेस, ठीक है, सरफेस के अलोंग में फोर्स लगेगा।
तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कांटेक्ट फोर्स था उसको मैंने नाम दे दिया फ्रिक्शन। अब ये सोचा गया कि ये जो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूं, ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला गया वो किसके इक्वल आ रहा था, म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और एन क्या था, नॉर्मल, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। तो यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मेरे को फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इस वाले फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, और डायरेक्शन निकालने के मेरे को फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा अगर रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताऊंगा फ्रिक्शन के बारे में। नोट कर लिए। अब देखिए हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड तो मैं सिंपल म्यू इनटू एन करके निकाल सकता हूं, ठीक है। अब मेन मुद्दा उठता है कि इसका मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं। तो सबसे पहला पॉइंट, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ये हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन को अपोज करना, अगर रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है इसका मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, ठीक है, ये फ्रिक्शन, मेरे हाथ के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है वो हमेशा साथ में रहे, तभी तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा, देखिए सिंपल लाइन में मैं तो फ्रिक्शन को ऐसे ही समझता हूँ, मैं फ्रिक्शन को ये समझता हूँ कि फ्रिक्शन ये चाहता है कि हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस साथ में रहे, और साथ में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा कि कॉन्टेक्ट सरफेस एक दूसरे से दूर ना जाए, ठीक। तो फ्रिक्शन यही चाहता है कि जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस हैं वो हमेशा साथ में रहे। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस साथ में रहें, अगर वो कहीं पे मूव करने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, ताकि बॉडी के बीच में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को छोड़े ना। तो देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग निकालते कैसे हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। रिलेटिव मोशन को अपोज करे इसका मतलब क्या, वो ये चाहता है कि जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस हैं वो हमेशा साथ में रहें, ठीक। अगर मेरे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है तो अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं लिया था, है ना। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं था। तो फ्रिक्शन नहीं है तो आप लोग एक्सेलरेशन निकाल देते ना कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये पता था आपको, ठीक।
तो वही मान के चलिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, हर एक सरफेसेस क्या है आपके स्मूथ है, ठीक। अगर हर एक सरफेसेस स्मूथ है तो आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी या उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, ठीक है। ये जैसे ही आपको पता चल गया तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल या बॉडी मूव करने की कोशिश कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। आगे समझ में? तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग क्या मान के चलेंगे कि सभी सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ हैं, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इसको लिख लीजिए अपने वर्डिंग में। नोट कर लिया? अब देखिए थर्ड पॉइंट कि जो फ्रिक्शन है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है। लिखिए थर्ड पॉइंट, इट ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, इट ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि एक बॉडी है, ये ठीक है। अब मैं ए और बी के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा कि ये क्या स्मूथ सरफेसेस है। अगर मैं ए पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखिएगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में कहां मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या कहेगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसका मतलब फ्रिक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देगा। वो तो यही चाहता है ना कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। तो ए ब्लॉक अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देगा। और अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, तो ए वाला क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगा देगा। आया समझ में? नोट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम मत बनाएगा, एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेंस और एडवांस से क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब हर एक क्वेश्चन में आपके 2 लाइन लिखे हों एक्सप्लेनेशन की, कैसा क्यों किया। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं, मैंने कहा कि ये ग्राउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वाला जो ए वाला पॉइंट है ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ग्राउंड क्या कहेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। तो ये हमेशा इस पे एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, तो ये ग्राउंड पे फ्रिक्शन कहाँ लगा रहा होगा, आगे की तरफ। ये ग्राउंड पे लगा रहा है ब्लॉक, और ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन।
अब देखिए फ्रिक्शन को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब इसको समझाने से पहले एक चीज समझिए, एक जो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। मैंने कहा पहला केस लिया कि ब्लॉक है, ये रेस्टिव पोजीशन पे, ठीक, मैंने कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं तो नीचे mg होगा, ऊपर नॉर्मल होगा, इस केस में फ्रिक्शन लगेगा क्या? आपने कहा कि फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता तो ब्लॉक तो पीछे मूव कर जाता ना। ठीक है, मैंने कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं किया, ये सिंपल ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है जमीन पे। ठीक, तो अगर मैंने कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं किया है, इसका मतलब ये रेस्ट पे रहेगा और यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं किया था इसको मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? ठीक है, अब सेकंड केस मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि इस पे मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड किया, ठीक, और मैंने 5 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड किया, लेकिन ब्लॉक अभी भी आपका रेस्ट पोजीशन पे है। अगर ब्लॉक अभी भी रेस्ट पोजीशन पे है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 5 न्यूटन की, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज ये तो मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, सेम ब्लॉक है, अभी भी रेस्ट पोजीशन पे ही, मैंने सेम ब्लॉक पे क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड किया इस डायरेक्शन में। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो अभी भी रेस्ट पे है, इसका मतलब फ्रिक्शन 10 न्यूटन को बैलेंस कर रहा होगा। ये कहेगा कि मैं तो 10 न्यूटन प्रोवाइड कर दूंगा पूरी डायरेक्शन में। ठीक, मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन ने कहा कि मेरे पास तो एक लिमिटिंग वैल्यू है, मैं इससे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जो लिमिटिंग वैल्यू है या वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, तो उसी लिमिट तक जाएगा फ्रिक्शन के। जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 न्यूटन, मैंने ये मान लिया कि 10 न्यूटन आपकी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है। तो इस वाले अगर ऑब्जर्वेशन में मैं ध्यान से देखूं तीनों केस को, जब मैंने फोर्स प्रोवाइड नहीं किया तो फ्रिक्शन कितना था? 0। जब मैंने फोर्स 5 न्यूटन का प्रोवाइड किया तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन। जब फोर्स मैंने 10 न्यूटन का प्रोवाइड किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन। अब ग्राउंड ने कहा कि मेरी तो मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, इससे ज्यादा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, अगर 10 न्यूटन से ज्यादा मैंने फोर्स प्रोवाइड कर दिया तो अब ब्लॉक मूव कर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 15 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर दिया आपने, तो ये तो कहेगा ना कि मैं तो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता था? 10। ये तो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब रिजल्टेंट देखिए 15 माइनस 10, 5 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स मिल गया इसको राइट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? मूव करने लगेगा। तो अगर मैं इस तीनों केसेस को ध्यान से देखूं, जब ये आपका रेस्ट पोजीशन पे था, तो जब अगर आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है तो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स 0, 0, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, इसलिए जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। जब कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
क्लियर है? तो जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, तो उस समय मैंने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और वो किसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा है? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। और जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक जाती है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? तो सिंपल सा, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये देखिएगा कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अप्लाइड फोर्स की, आंख बंद करके। ठीक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेकंड केस, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब रिलेटिव मोशन हो, व्हेन देयर इज relative motion between contact surface। जब कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, और ये क्या होता है? कांस्टेंट, ये वैरी नहीं करता, ये कांस्टेंट फ्रिक्शन अप्लाई करता है। म्यूएस का मतलब क्या होता है? म्यूएस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इन जनरल म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, जनरली। ठीक है, और जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। मैं जनरल केस के बारे में बात कर रहा हूँ। म्यू की वैल्यू आपके 1 से बड़ी भी हो सकती है। हम लोग कई सारे मशीनरी में यूज करते हैं, जहाँ पे लुब्रिकेंट वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, उस सारे पोर्शन पे नहीं जा रहा। ठीक, तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू ज्यादातर म्यू के से बड़ी होती है, और दूसरा पॉइंट जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। आप देखिएगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें म्यू की वैल्यू आपको 0.9, 0.8, 0.2, 0.1 यही मिलेगा, 1 से बड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, कल थोड़ी सी थ्योरी और करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर्यन कहाँ खो गए? ठीक है, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सर परसों, कल ऑफ है आप लोग, परसों सैटरडे को। और आंसर की हो गया है, वो अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएगा आपको, या आ गया है? पता नहीं सर, अभी आया नहीं है ना? ठीक है, तो कोई ना कोई डाल देगा। ठीक है, चलिए, ओके बाय।